नमस्कार दोस्तों। आपको आसाराम के जो बाबू हैं उनका केस तो याद होगा, कैसे उन्हें घसीटा गया, कैसे उनको अंदर किया गया और इसके पीछे क्या षड्यंत्र था। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसमें जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थे, इसमें पूरा कबाल लिब्रांडों का इन्वॉल्व था। एक केस बनाया गया और उनको अंदर कर दिया गया। मैं कोई उनका फॉलोअर नहीं हूं, मैं फॉलोअर हूं सनातन का। और ये जो हमारे, जिसको हम गुरु बोलते हैं, इनको एक एक कर कर हमेशा सिस्टम वही रहता है, कोई ना कोई लड़कियों को तंग किया दिखा देंगे और इनको पकड़कर अंदर कर दिया जाता है हमारे कोर्ट्स की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओपनली आप क्रिश्चियंस के जो वहां पे चर्चेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। फादर मदर को नहीं छोड़ रहा, सिस्टर को नहीं छोड़ रहा, वो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। और उधर से मौलवी भी हर रोज हलाले करवाते हैं और करते भी हैं। वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बूढ़ी हो, किसी को छोड़ते नहीं। हर रोज रेप होते हैं वहां पर, लड़कियों को जो अगवा करके ले जाया जाता है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। और अगर कोई केस हुआ भी तो रात को बेशर्मी की तरह हमारे कोर्ट्स खुलती हैं और वहां पे उनको बरी कर दिया जाता है 2 घंटे के बीच में। और कोर्ट में, कौन सी कोर्ट बोल रहा हूं, ये हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये कोर्ट में केसेस जाते हैं। वो बोलते हैं नीचे केस मत लेके जाना, सालों लग जाएंगे, हमारे पास लेकर आओ, हम बरी कर देंगे। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि अब जो ये आसाराम जी का केस था वो खुल गया है। अब इसके ऊपर होगा क्या और क्या हिंदू समाज को करना चाहिए इस सारी चीजों के विरोध। जिया जी हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं इन सबको। और जिया जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। देखिए, बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ठीक समय पे इसको उठाया गया है। इसमें दो चार चीजें मैं आपसे बोलना चाहूंगी। शुरू से लेकर आज तक पॉलिटिकल पार्टी हो, बॉलीवुड हो, जर्नलिस्ट हो, सबका टारगेट, हर एक का नैरेटिव हमेशा बाबा रहे हैं, हमेशा पुजारी रहे हैं, कभी भी मौलवी नहीं रहा। जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि हवस का पुजारी कहते हैं, हवस का मौलवी नहीं कहते, हवस का मुल्ला नहीं कहते, हवस का पुजारी बना देते हैं। एक एंगल जो हमेशा से शुरू से दिखाने का प्रयास किया जाता है कि अगर कोई बाबा है, अगर कोई उसको कॉन मैन बोलने लगते हैं, किसी के पास में अगर दैवीय शक्तियां हैं, या मान लीजिए किसी की साधना इतनी प्रगाढ़ है कि उसकी बात बोली हुई होने लगती है, तो उसको धूर्त दिखाना शुरू कर देते हैं, उसको गलत दिखाना शुरू कर देते हैं। तब भी अगर कुछ नहीं होता तो कुछ ऐसे ऐसी कन्याएं, ऐसे लोग जोड़े जाते हैं उनसे, जो कि उनको जाकर के भ्रष्ट करें। और उसके बाद में अगर जरा सा भी बाबा ने कुछ बोल दिया या कुछ नहीं बोला और गलती से एकांत में कोई बाबा कहीं कोई लड़की चली गई और कुछ वैसा हो गया, तो उसके लिए बहुत बड़ा नैरेटिव बना दिया जाता है कि अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जैसे कि इस केस में आ रहा है अभी सैयद सुहेल और चित्र त्रिपाठी दोनों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन से भी अधिक रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट का नाम है, जिसके अंदर की 10 वर्ष की लड़की का वीडियो मॉक करके प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि ये अलाइजली रेप करने का प्रयास किया गया है और ऐसा हुआ है। आप देखें तो ये जो एक सनसनीखेज जर्नलिज्म फैलाने की जो एक कह दीजिए पद्धति चली आ रही है, उसके अंदर कई बार सनसनीखेज जर्नलिज्म फैलाते हुए जर्नलिस्ट भूल जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीआरपी के लिए, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन के लिए वो फैब्रिकेटेड बातें भी फैलाना शुरू कर देते हैं, पहला। दूसरा, इससे नुकसान किसका होता है? वो ही लोग, जब सत्य बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है, जबकि किसी के मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने हस्बैंड से दोबारा शादी करनी है तो आप जाकर के मौलवी के साथ एक रात बिताएं, उसके ऊपर ये कोई स्टोरी नहीं करते, उसको बिल्कुल नहीं दिखाते। वहीं पे जहां पे कि मौलवी लोग मिलके ब्रॉथल चला रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं बोलते, जबकि प्रत्यक्ष है। लेकिन ये सनसनी ढूंढने के लिए, सनसनी बनाने के लिए एक किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उठा करके उसका उसका कह दीजिए कि मजमा निकालने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाते। अब इस केस को ही अगर हम ले लेते हैं, ये क्यों हुआ इसको समझना बहुत आवश्यक है। आसाराम जी बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से
हिंदू धर्मांतरण जो हो रहा था उसके विरोध में काम कर रहे थे। आप देखेंगे तो आसाराम जी के जो भक्त रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल एरियाज में और पिछड़े एरियाज में रहे हैं। और एक लहर थी आसाराम बापू की, उस लहर में जब वो जहां जाते थे, जैसे आज भी कुछ ऐसे युवा बाबाओं की लहर चल रही है, आपको पता होगा, तो उसी प्रकार से एक लहर थी उनकी। वो जब भी कहीं जाते थे तो वहां पे भर भर के भीड़ आती थी और उनके लोग पूजा करने लग गए थे। उनकी एक उनकी तस्वीर रखी जाती थी, आशाराम चालीसा पढ़ा जाता था। और मैं स्वयं भी बहुत छोटी थी, तो मैं एक बार आशाराम बापू के एक प्रवचन में गई थी। मैंने देखा था किस प्रकार का हुजूम उमड़ता है। दो मुझे उसके बाद मार बहुत पड़ी थी क्योंकि मैं स्कूल बंक करके गई थी, तो लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं आई वाज ऑलवेज वांटेड टू नो कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मुझे याद है कि आई वाज इन 10th क्लास दैट टाइम, और मैं बंक करके, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर बहुत अंध भक्त कह सकते हैं, बहुत बड़ी भक्त कह सकते हैं, जो भी कह लें, कि मतलब वो बहुत, शी वाज मैड अबाउट इट। तो मैं उसमें वहां गई और मैंने देखा कि लोग कितना प्रेम करते थे उनसे। वहां उनके मंच पे हजारों हजारों सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण हो चुका होता था, जिनका उनको वापस हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में लाया जाता था। ये एक मुख्य कारण था उनके टारगेट बनने का। और इसी कारण से ये फैब्रिकेटेड स्टोरी निकाल करके इस प्रकार से प्रस्तुत की गई, जिसके के लिए आज तक इतने साल से वो सजा काट रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट कितना ज्यादा होता है, मिशनरी इंक्लाइनमेंट कितना ज्यादा होता है, जो धर्मांतरण के रैकेट्स चल रहे हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। जब वामपंथी सरकार रही थी उस समय की बात है ये, और उनका सारा का सारा बिजनेस सोरोस जैसे लोगों के ऊपर चलता है। सोरोस जैसे लोग फंडिंग कैसे भेजते हैं इंडिया में, चर्चेस के थ्रू भेजते हैं और अपने कुछ अदर बिजनेसेस के थ्रू भेजते हैं। उनका मुद्दा यही है कि किसी प्रकार से हिंदू को मूर्ख बनाया जाए। अगर कोई भी धार्मिक व्यक्ति या कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति उठ करके इस विषय के लिए काम करने लगता है तो सबसे बड़ा टारगेट वो ही बनता है, इन लोगों का। इसीलिए ऐसा हुआ। दुख की बात यह है कि जितने भी आपके जर्नलिस्ट हैं उनमें से अधिकतर हिंदू हैं। और मॉर्फ्ड वीडियो एआई तो अब बहुत ज्यादा आने लगा है। उस समय में, आज से पहले 2013 की बात करें, लगभग 2024 चल रहा है, लगभग 11 वर्ष पूर्व किसी को डेलिबरेटली मॉर्फ वीडियो करके डालना किसी का, ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, सोचने वाली बात है। क्या इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति हो सकती है, इसके पीछे कितने लोगों की प्रमोशंस और कितने लोगों के फंडिंग्स अटैच्ड हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो भी केस हुआ और अब भी जो बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है, और न्यायपालिका जिस प्रकार से काम करती है वो भी देखने वाली बात है कि इस विषय को अब 11 साल बाद, 11 साल लग गए इस विषय को उठाने में कि वो वीडियो मॉक थी। वहीं अजमल कसाब की हैंगिंग का केस हो या किसी बाबा मौलवी का केस हो, तुरंत सब जागृत हो जाते हैं। नहीं जिया जी, मुझे एक चीज बताइए, आपने देखा होगा कि जैसे आसाराम जी को पकड़ा गया, अंदर कर दिया, और न्यायपालिका ने एकदम से अपना जजमेंट भी दे दिया। ऐसे ही राम रहीम सिंह है, उन्होंने भी जो दलित हैं उन सबको उन्होंने एक फ्रेम में बांध दिया था। 4 करोड़ से ज्यादा उनके फॉलोअर थे, वो सभी को एक तरह से जिन्होंने एक बांध कर उन्होंने रखा हुआ था, और पॉलिटिकल वो स्विंग करते थे पूरे इलेक्शंस को। आपने देखा इस बार भी हरियाणा के अंदर उन्होंने एक आवाज दी और सबने बीजेपी को वोट किया, और इन्होंने क्या किया, उन्हीं को पकड़ के अंदर करवा दिया ऐसी केसेस के अंदर। यानी कि जिसका भी स्टेटस बढ़ना शुरू होता है उनको कोई ना कोई फैब्रिकेटेड केसेस में फंसाया जाता है और अंदर करवाया जाता है। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी साजिश, और ये सारे काम कांग्रेस के टाइम पर हुए, पिछले 10 साल में किसी के साथ क्यों नहीं हुआ? दैट मीन्स कि ये कांग्रेस वाले करते क्या है कि हमारे धर्म के ऊपर डायरेक्ट अटैक है, ताकि हम अपने ही धर्म गुरुओं से नफरत करने लग जाएं और अपने धर्म को फॉलो नहीं करें, और जो इस धर्म के लिए काम कर रहा है उसके ऊपर अटैक किया जाए। मोदी जी को कौन सा छोड़ते हैं, ना योगी को छोड़ते हैं। ये नितिन गडकरी के ऊपर कोई नहीं बात करेंगे, लेकिन योगी मोदी पे करेंगे क्योंकि वो हिंदुओं के लिए बात करते हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र। और क्या हमारे न्यायपालिका, जो कि आपको मालूम है मैं उसको चीफ जस्टिस नहीं बोलता हूं, लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं नॉन जस्टिस। ये जो नॉन जस्टिस वाले हैं हिंदुओं के लिए,
जस्टिस तो सिर्फ मुसलमानों को मिलती है इस कंट्री में, वो भी बेल पहली सेटिंग में। ये इसका जो ये न्यायपालिका को समझ नहीं आती और हिंदुओं को भी समझ नहीं आती। बिल्कुल। देखिए, तबलीगी जमात का नाम आपने सुना होगा। जब कोरोना चल रहा था, तबलीगी जमात का एक मौलाना था। वो मौलाना जो कि सबको बोल रहा था कि यहाँ वहां जाओ और भारत में जाके यहाँ वहां थूको, ठीक है। वो मौलाना कब गायब हो गया? ना उसको पुलिस पकड़ पाई, ना उसको प्रशासन पकड़ पाया, ना उसके लिए न्यायपालिका कुछ कर पाई। इस प्रकार से वो रफू चक्कर हुआ। लेकिन वहीं जबकि वो स्थिति जो थी, वो स्थिति ऐसी थी कि जो हो रहा था उस समय वो जानलेवा था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारी हमारी नो हमारी पुलिस कोई भी कुछ नहीं कर पाई। तो उस तबलीगी जमात के मौलाना को बचाने के लिए, देखिए मैं बताती हूँ कि सऊदी अरब भाग गया ये तबलीगी जमात का मौलाना, ठीक है। इस मौलाना को कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। वहीं हमारे जैसे गुरुओं की बात आती है, वहां तुरंत ये लश्कर लेके, लॉ लश्कर लेके एक घेरा वार करके उनको पकड़ लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश और भी चल रही है, जो कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू होगी। ये बहुत छोटा षड्यंत्र नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब कोई भी बाबा, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी अच्छा व्यक्ति ऐसे काम करते हुए बढ़ रहा होता है, तो एक स्लीपर सेल जो वामपंथियों की, वो उनसे अटैच की जाती है। एक उस स्लीपर सेल के अंदर कोई ना कोई मीडिया कर्मी हो सकता है, कोई ना कोई कन्या हो सकती है, इस प्रकार की कि वो रेगुलर जाती आती है, रेगुलर मिलती है बाबाओं से, और फिर एक दिन अचानक से उन्हीं के आश्रम में रहने लग जाती है और अचानक से उनके ऊपर रेप का केस लगा देती है। और ये सुनियोजित ढंग से होता है। आप देखेंगे जो भी बाबा तरक्की कर रहा होगा उसको सबसे पहले क्राउन वाले लोग पकड़ते हैं। यूके को इंडिया का अपलिफ्टमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने उनके मुंह से भारत छीना है। नेहरू जी तो साइन करके गए थे, उसके बाद में हमने उनके मुंह से भारत छीना है। और हम जो कहते हैं कि 2000 जो है 14 में स्वतंत्रता मिली है, वो सही बात है, क्योंकि देखिए उससे पहले तो जी सर, यस सर हो रहा था, सर झुका करके काम हो रहा था, मौन रह करके प्रधानमंत्री आते थे और चले जाते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन अब हम गरजते हैं अगर बाहर विदेश में बैठ करके, तो इसीलिए गरज पाते हैं क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन यूके बुलाते हैं ऐसे लोगों को जो कि राइज कर रहे हैं, उसके बाद में यूके से लेकर के यूएई तक एक जाल बिछाया जाता है। यूएई किन किन चीजों पे चल रहा है आपको भी मालूम है। यूएई के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस होता है सबसे ज्यादा। हांगकांग, यूके एंड शंघाई, आपको पता है ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे कि पूरे के पूरे बैंक्स मशहूर हैं ये सब काम करने के लिए। और वहां से कुछ लोग प्लांट किए जाते हैं जो कि ऐसे धर्म गुरुओं के पीछे लगते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, उनके साथ सब जगह दिखते हैं, उनके साथ अपने सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया है लेकिन पहले मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखते हैं, और बाद में एक दिन कुछ कांड कर देते हैं। और वो कांड होने के बाद में तुरंत बाबा जेल पहुंचा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्ष्य पहले से इकट्ठे किए जा रहे होते हैं इतने लंबे समय से। वो डेलिबरेटली अगर बाबा हंस के किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं तो उसको दिखाया जा रहा है कि स्पेशल इफेक्ट कि बाबा इज गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ फीमेल। वो एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है और ऐसा अभी भी हो रहा है। अभी भी वो धर्म गुरु, वो बाबा जो कि धर्म के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन की यात्राएं निकाल रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके आसपास ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं और ऐसी स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं जहां पे कि एक दिन अचानक से आपको पता चलेगा कि फला फला बाबा की गिरफ्तारी हुई क्योंकि उसने मॉलेस्ट किया किसी को। जी, मैं समझता हूँ आपका इशारा किधर है, लेकिन जिया जी एक चीज और देखिए आप, बांग्लादेश में हमारे एक धर्म गुरु को पकड़ा गया, वकील नहीं मिल रहा उसको। लेकिन अगर भारत में जिहादियों के लिए के अगेंस्ट कोई केस हो, कोर्ट रात को खुलती है, रात को 2 बजे भी वकील भी मिल जाता है और वो हिंदू होता है हमेशा। क्या यही हमारा डबल स्टैंडर्ड है जिसके कारण 1000 साल हम भी गुलाम रहे और हिंदुओं को कभी समझ आ नहीं सकती?
ये बहुत बड़ी कमी है हमारी। हमारा देश अपनों से ही हारता है और अपनों से ही हारता आया है। देखिए जो स्थितियां बांग्लादेश में हो रही हैं, मैं आपके मंच से आज बोलना चाहूंगी कि भारत की सरकार को भी सोच लेना चाहिए। एक बाबा जो कि एक एक महंत कहेंगे, बाबा भी नहीं है वो तो एक सात्विक महंत है, जो महंत है। बाढ़ में आपदा में जाकर के लोगों को अपनी लुंगी अपनी धोती ऊपर बांध करके ऐसे भीड़ में आधा आधा शरीर रख करके पानी में सर पे खाना लाद करके लोगों को फूड पैकेट्स दे रहे हैं। उनके साथ में जो खुद खाने से पहले 1000 लोगों को अन्न कोष में से अन्न खिला रहे हैं, जो दवाइयां मुहैया करा रहे हैं उन लोगों को। और आप देखेंगे सारे वीडियोस आप जब देखते हैं चिन्मय दास के, तो उनको देखिएगा कि वो किस स्थिति में, और उन्होंने कभी फर्क नहीं किया कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में, किसी ईसाई के बीच में, उन्होंने सबको वही सुविधाएं प्रोवाइड की। लेकिन आज कितनी बुरी स्थिति है, जब ये मर रहे थे तब ये उनका खा रहे थे और आज उनको मार रहे हैं खा खा करके। मैं आपके मंच से ये भारतीय सरकार को भी कहना चाहूंगी कि आप चाहे जितना भी खिला दें, डू नॉट फीड योर एनिमी, डू नॉट फीड द मॉन्स्टर्स। ये मॉन्स्टर जैसे ही बड़ा होगा, ये वो अजगर है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, देयर वाज अ फीमेल हु हैज अ पेट अजगर, वो पैन उसको लेकर के सोती थी, एंड देन वन डे ही स्टॉप्ड ईटिंग, एंड देन डॉक्टर टोल्ड कि ही इज ट्राइंग टू साइज यू एंड ही इज क्रिएटिंग एन एपेटाइट, तो किस दिन ये आपको निकलेगा। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद इंडिया ऑल्सो। टिल द टाइम वी विल बी फीडिंग देम, हम इनकी ज़कात के पैसे देते हैं, हम इनकी स्टडीज के पैसे देते हैं, हम इनके हायर स्टडीज के पैसे देते हैं, हम इनके मौलानाओं को सैलरी देते हैं, हम इनके इनके क्या कहते हैं आपके मदरसों को पैसे देते हैं। हम क्या नहीं, इनको हम वजीफे के साथ साथ में जॉब में भी इनको हम वो देते हैं, रिजर्वेशंस देते हैं। आप ये सोचिए कि क्यों, आखिर क्यों ये हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। आफ्टर ऑल व्हेन वी विल राइज अबव देन दिस अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तो ये हमें समझना पड़ेगा। बांग्लादेश हमारे लिए एक आई ओपनर है, इससे ज्यादा भी आई ओपनर हो चुके हैं, लेकिन अब तो हमारे सर पे ही आकर के बैठ गया है। अब तो ये बंद होना चाहिए। भारतीय सरकार को ये दोहरी स्कीम, दोहरी नीति, हमारे न्याय संहिता को, हमारी न्याय व्यवस्था को ये दोहरी नीतियां बंद करनी चाहिए। यूसीसी लागू होना चाहिए, जनसंख्या बिल लागू होना चाहिए तुरंत की तुरंत, क्योंकि जिस प्रकार से ये रक्त बीज बढ़ते जा रहे हैं, ये देश को खा जाएंगे, देश को निकल जाएंगे। जी देखिए, मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर कि मोदी जी, अगर इस देश में प्रॉब्लम खड़ी हुई कभी भी इन कॉकरोचों की तरफ से, उसका जीमा आपके ऊपर डाला जाएगा, क्योंकि आपके पास क्लियर 10-15 साल थे। आपने इनको कंट्रोल करने के लिए और धक्के मारकर यहां से बाहर निकालने के लिए आपने कोई काम नहीं किया, और ये हर रोज वहां पे लाखों की तादाद में भारत में एंटर करते जा रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है और आपका जीतना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अयोध्या आप ऐसे ही नहीं हारे हैं। आप सोचकर देखिए, अयोध्या जी में 500 साल के बाद मंदिर बनाने के बाद आप हार गए। अब लोग बोलेंगे वहां पे बड़े मैटर थे, मैटर हो ही नहीं सकता है भाई। ओवैसी ने कभी भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। वो किया हो नहीं किया हो तो भी जाकर वो कॉकरोच उसी को वोट करते हैं। यही उनकी और हमारे में डिफरेंस है, और मोदी जी ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, थैंक यू सो मच, आपने इस अहम मुद्दे के ऊपर आज बात करी है। बट मुद्दा था कि हमारे धर्म के ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है। वो बेशक वो वकीलों की तरफ हो, वो हमारे जो ये जजेस हैं उनकी तरफ से हो, वो ऑपोजिशन की तरफ से हो, पूरा का पूरा कबाल लिब्रांडुओं का लगा हुआ है कि किसी तरीके से हिंदूज को डिमीन किया जाए। और इससे बचने के लिए अब पहली बात तो यह है कि आसाराम जी का बाहर निकलना जरूरी है। शुरू हो गया है, पता लग गया है कि उन्हें फंसाया गया था, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि ही विल बी बैक। और जब वो वापस आएंगे तो उनका जो श्राप है वो किस किस पे गिरेगा, ये आप समझ सकती हैं कि कर्पूरी जी महाराज जो थे, उन्होंने कांग्रेस में इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, वो पूरा भी हुआ। 3 निपट गए, चौथा जाने वाला है। तो इसके बाद आसाराम जी का श्राप किस किस के ऊपर गिरेगा, ये वक्त बताएगा। सो मंजरी जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टच्ड, एंड आई होप कि हमारे सारे धर्मगुरु बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकलें और आकर धर्म का काम वैसे ही करें जैसे वो पहले कर रहे थे। इस देश को बचाने के लिए अब हम सबको ये लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये लड़ाई है
सामने वाला जिहाद करे और आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करें या आप संविधान की बात करें, नहीं होगा। आप संविधान बोलते हैं, वो भीड़ तंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र और भीड़ तंत्र दोनों बराबरी नहीं चल सकते। भीड़ तंत्र के साथ भीड़ तंत्र वाला काम ही करना पड़ेगा और ये धर्म गुरुओं ने काम शुरू कर दिया है, हमें भी साथ में जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टुडे। आपका क्लोजिंग कमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।